Okay, bachcho, event and process. This is the third chapter of history. After this, one more chapter and history syllabus complete. After the one more chapter. So event and process. From this chapter, your syllabus from 9th and 10th will start. And the very first topic the whole tax paid by the third state. Okay. And the middle class that was emerged in France. So the middle class played an important role. As I told you earlier, the big change in the society was bring by middle class. That is very important class, middle class. The role of philosopher. Now we are discussing about the reasons of French Revolution. The role of philosopher. Voltaire, Rousseau, and Montesquieu, they played a very important role, and they attack on the autocratic nature of the French monarchy. ये जो राइटर्स थे, ये फिलोसोफर थे, इन्होंने काफी कुछ राइटिंग की, काफी कुछ बुक्स लिखी और लोगों को इंस्पायर किया दैट दे फाइट अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम ऑफ द फ्रेंच. सेकंड वाज इकोनॉमिक क्राइसिस. द जो फ्रांस था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी. फ्रांस कंटिन्यूसली वॉर में इन्वॉल्व था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना. स्टिल ही वाज इन्वॉल्व इन द वॉर. आपको एक एग्जांपल देता हूं. फ्रांस, देखिए, अमेरिका वाज फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम विद द ब्रिटिश. अमेरिका और ब्रिटेन में लड़ाई हो रही थी क्योंकि अमेरिकी फ्री होना चाहते थे ब्रिटेन के कंट्रोल से. तो यहाँ पर फ्रांस ने सिर्फ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन दुश्मन थे, एनिमी कंट्री दोनों, तो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए जबरदस्ती उसने अमेरिका की हेल्प की, ठीक है. और काफी पैसा खर्च हुआ. अमेरिका में जो एक आप देखते ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका में आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. ये जो स्टैच्यू है ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था. तो काफी, और जो फ्रांस के जो रूलर्स थे उनका भी काफी लग्जरी लाइफ वो स्पेंड करते थे और काफी कुछ पैसा उन्होंने वेस्ट किया था. तो उससे भी जो फ्रांस की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही वीक हो गई थी. ओके. द रेवोल्यूशन बिगन. अब देखिए जो क्रांति कैसे स्टार्ट होता है. 5 मई 1789 लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग बुलाई. जनरल मीटिंग बुलाने का मतलब था कि इंक्रीज इन द टैक्स बढ़ेगा. अब थर्ड स्टेट ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई अब हम टैक्स नहीं देंगे. ओके. तो 17 जुलाई 1789 को ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी. मीटिंग में क्या हुआ था, सिस्टम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको समझ लीजिएगा. जो वोटिंग सिस्टम से डिसाइड किया जाता था कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं, मतलब डिसीजन मेजोरिटी में लिया जाता था. फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स होते थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर होते थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर होते थे. लेकिन उनका वोटिंग सिस्टम एक ही था. फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे ना, उनका एक ही वोट काउंट होगा. सेकंड स्टेट का 300 मेंबर, लेकिन वोट एक काउंट होगा. और ऐसे ही जो थर्ड स्टेट थे उसके कितने मेंबर्स थे, 600, लेकिन वोट कितना होगा, एक ही काउंट होगा. ओके. जब टोटल वोट कितनी है, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. जब भी कोई प्रपोजल आएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्योंकि उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था, तो वो क्या कहेंगे, यस इंक्रीज कर दो टैक्स, वो कहेंगे यस. ओके. और थर्ड स्टेट कहेगा नो. तो मेजोरिटी क्या रहेगी, 2 यस और 1 नो. तो इससे वो प्रपोजल वो पास हो जाता था. तो इस चीज को उन्होंने लेकर मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अब 1 पर्सन 1 वोट चाहिए. लेकिन फ्रांस के जो रूलर थे उन्होंने मना कर दिया और ये स्टार्ट हो गया. तो उसके बाद आपने जो लोगों ने नेशनल असेंबली को, जो असेंबली थी जो बुलाई थी रूलर्स ने, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो टेनिस कोर्ट में मिले. वहां पर उन्होंने शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते तब तक हम
आराम से नहीं बैठेंगे। और एट लास्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और फ्रांस का जो रूलर था वो डर गया, ठीक है ना। और उसने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया कि अब मेरी भी जो मेरी पावर है उनको भी चेक किया जाएगा, उनको भी जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मेरी पावर्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। यानी अब मेरी पावर्स अनकंडीशनल नहीं है, उन पर भी कंडीशन है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, नाउ फ्रांस एबोलाइज्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब यहाँ तो डर के मारे फ्रांस ने तो जैसे उनको बोल दिया कि हाँ भाई मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगा। धीरे धीरे मतलब जो नियर बाय जो रूलर्स थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, उनके साथ वो मैसेजिंग करने लगा कि भाई मेरी हेल्प करो। तो जो दूसरे जो मोनार्की रूलर्स थे उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिया फ्रांस की हेल्प के लिए, ठीक है। अब जब नेशनल असेंबली को पता चला तो उन्होंने क्या किया, पहले ही पर्शिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, ओके, और दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट। और इस वॉर में फ्रांस जीत गया। और जो लुई 16 था उसकी वाइफ को उनको मौत की सजा दे दी गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 1793 में या एक टाइम पीरियड जिसे कहते हैं द राइन ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य बोलते हैं। इसमें एक व्यक्ति था, एक आदमी, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। उसने रूल्स को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो कराया और मतलब जो नहीं मानता था उसके लिए बहुत जबरदस्त पनिशमेंट होती थी, और जिस पर क्राइम प्रूफ हो जाता था उसको तुरंत उसको मौत की सजा दे दी थी, गैलोटाइन पर चढ़ा दिया जाता था उसको। और एट लास्ट उसको भी किसी एक मामले में सजा हुई और उसको नेक्स्ट डे उसको भी गैलोटाइन पे चढ़ा दिया गया। तो इस पीरियड को बोलते हैं 93 और 94 को द राइन ऑफ टेरर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड द सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है क्योंकि इसने वर्ल्ड को ही पूरा चेंज कर दिया था, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बांट दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को इक्वलिटी दी, है ना, फ्रीडम दिया, ब्रदरहुड दिया, ये कुछ चीजें दी। जबकि रशियन रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में बांट दिया, और वो पार्ट कौन से थे, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। एक तरफ समाजवाद और एक तरफ पूंजीवाद, यानी एक तरफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट और प्राइवेट में बांट दिया दोनों को। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग होती हैं। सो जो सोशलिस्ट थे दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। वो मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड कलेक्टिवली, हर चीज पर सभी का राइट होना चाहिए, ओके। और रशिया का जो रूलर था वो कौन था, जार निकोलस सेकंड, ऑटोक्रेटिक रूलर था, ओके। वहां पर किसी भी तरह की कोई इक्वलिटी नहीं थी, लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं थी। जो लोअर क्लास थी वो पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद था, हर जगह क्राइम था, करप्शन था, ठीक है ना। तो लोग काफी परेशान थे। तो एक इवेंट टू प्लेस हुआ इन दैट वाज कॉल्ड ब्लडी संडे, ओके। जैसे कि नाम है ब्लडी संडे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज संडे को हुई थी। तो कुछ लेबर्स थे वो विंटर प्लेस में जा रहे थे जार निकोलस सेकंड को अपनी कुछ शर्तें थी हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन जार उसने जो लेबर थे उन पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मारे गए, ओके। तो यहाँ पर वो फिर जार के अगेंस्ट हो गए, तो आर्मी भी जार के अगेंस्ट हो गई, नेवी के कुछ सेक्शन ने भी रूलर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और एट लास्ट जार ये भी डर गया कि भाई ये तो बहुत कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया है ना। तो इसने भी क्या किया कि ड्यूमा का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया कि ठीक है, अब ड्यूमा क्या थी, रशियन जो पार्लियामेंट थी उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो उसने कहा कि जो लोग रिप्रेजेंट होकर ड्यूमा में आएंगे और वही रूल चलाएंगे, ओके। तो फिर जो अपराइजिंग था वो डाउन हो गया, शांत हो गया। और जैसे ही शांत हुआ जार ने फिर अपना वही पहले वाला
जो रंग था वो दिखाना शुरू कर दिया और उसने डूमा को वापस डिसेबल कर दिया। उसके बाद है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए यहाँ पर ये चेंजिंग पॉइंट था। रशियन एम्पायर, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग में इनको कुछ अचीवमेंट्स में सफलता मिली, कुछ सक्सेस मिला, लेकिन जब ये जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़े तो इनकी बहुत बुरी हालत हुई। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से इनको धोया, आप कह सकते हैं। और रशियन जो सोल्जर्स थे उनके पास किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी थी, खाना नहीं था, इवन पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, बहुत ही बुरी हालत थी। और आप ये इसकी हालत देखिए, 7 मिलियन कैजुअलिटीज 1917 तक सिर्फ रशिया के 7 मिलियन सोल्जर्स वो मर गए और 3 मिलियन रिफ्यूजीज। मैं बताऊंगा रिफ्यूजीज क्यों हुए। रिफ्यूजीज यहाँ पर इसलिए है कि जर्मनी ने जब रशिया पर अटैक किया, अब रशियन सोल्जर्स लड़ तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया और पीछे हटते जा रहे थे, है ना, और सभी लोगों को हटाते जा रहे थे कि भाई यहाँ जर्मन्स के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो लोगों के हटाने की वजह से 3 मिलियन पीपल, उनके घर बार सब खत्म हो गए। और तो और जब रशिया में जब सोल्जर्स की कमी हो गई तो उन्होंने पता क्या किया, जो फार्मर्स थे ना उनको गन्स पकड़ा के और बैटल में भेज दिया विदाउट एनी ट्रेनिंग। इसी वजह से इतनी ज्यादा हैवी कैजुअलिटी हुई रशिया की, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हुआ, जार निकोलस सेकंड के वजह से हुआ। तो उसी को देखते हुए और जर्मन रशियंस वर कंप्लीटली दे वर डिमांडिंग दैट कि रशिया को वॉर से हट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जार निकोलस सेकंड ने उनको ये डिमांड को मानने से मना कर दिया। और जो लास्ट जो पीक पॉइंट था दैट वाज खाने की कमी हो गई और जो फूड के जो प्राइसेस थे, नॉर्मल जो ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया गया। जार निकोलस सेकंड ने कैवेलरी को ऑर्डर दे दिया फायरिंग का, लेकिन सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम फायरिंग नहीं करेंगे और वो वर्कर के साथ मिल गए। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट वाज पेट्रोगार्ड सोवियत। सोवियत का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। जार निकोलस सेकंड को हटा दिया गया गद्दी से और उसकी जगह एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया दैट वाज कॉल्ड केरेंस्की, ठीक है। केरेंस्की ने कुछ प्रॉमिस किए थे, आगे पढ़ेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये था फरवरी, क्योंकि ये फरवरी में हुई थी इसलिए इसको फरवरी रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिर है अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, ये काफी लंबे टाइम तक बाहर रहे थे, ठीक है। रशिया से इनको निकाल दिया गया था क्योंकि ये काफी रेवोल्यूशनरी लीडर थे। तो उसके बाद ये अप्रैल 1917 में रशिया में आए और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया दैट वाज कॉल्ड अप्रैल थीसिस। लेनिन ने कुछ डिमांड रखी, उन डिमांड्स को क्या बोलते हैं, अप्रैल थीसिस बोलते हैं। और वो डिमांड देखिए मैंने ब्रैकेट में शो किया हुआ है, वॉर, लैंड एंड बैंक। तो उनकी डिमांड ये थी कि वॉर शुड बी एंडेड, कि लड़ाई खत्म होनी चाहिए। लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द फार्मर्स, जो लैंड है, जमीन है, ये फार्मर्स को ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंक सरकारी होने चाहिए। अभी बैंक प्राइवेट थे ना, तो बैंक नेशनलाइज्ड होनी चाहिए। दीज वर द डिमांड ऑफ लेनिन एंड दैट दीज डिमांड्स आर कॉल्ड अप्रैल थीसिस, ओके। तो इन्हीं डिमांड्स को लेकर काफी डेमोन्स्ट्रेशन किए गए कंट्री में, लेकिन जो केरेंस्की की गवर्नमेंट थी दे ऑल रिप्रेस दीज डेमोन्स्ट्रेशंस। सो जो गवर्नमेंट थी, जो कॉमन पीपल थे, वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, केरेंस्की की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए कि आप में और जार में फर्क क्या है। जार भी यही कर रहा था, आप भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेनिन ने पेट्रोगार्ड सोवियत को एक विश्वास दिलाया कि आप पावर टेक ओवर कीजिए, और ऐसा ही हुआ। तो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई लियोन ट्रोट्स्की के अंडर में, और उन्होंने पावर को अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने स्टेप उठाने शुरू कर दिए। केरेंस्की डर गया और उन्हें शहर को छोड़ के वो भाग गया। तब लेनिन ने अपने हाथ में गवर्नमेंट ले ली, सॉरी पावर ले ली, और इसी को बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस किए गए।
लेनिन ने जो प्रोमिसेस किए थे वो सारे कंप्लीट किए गए। सबसे पहले उसने बोल्शेविक पार्टी का रीनेम कर दिया, उसको नया नाम बदल दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद फर्स्ट उसने जो डिमांड थी अप्रैल 30 में, उसने जर्मनी के एक साथ एक ट्रीटी की, दैट वाज कॉल्ड ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो ट्रीटी थी, जिसके बाद ये लड़ाई खत्म की। रशिया में एक गवर्नमेंट सेटअप की, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक कम्युनिस्ट थे। उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं के ऊपर उन्हें एक गवर्नमेंट बनाई कि हम इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे। उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केटेड कर दिया, लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया, और जितने भी लोन थे वो सब माफ कर दिए, यानी बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, और सभी फैक्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है ना। और जो चर्च थे उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया गया, ठीक है। और सभी लोगों को कहा गया कि आप सबको काम करना है, क्योंकि अब इन्होंने एक सोशलिज्म रूल अप्लाई कर दिया था, और उसमें सभी लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि कोई भी आदमी बैठ के खाना नहीं खाएगा, आप सभी को काम करना है और तभी आपको खाना मिलेगा। खाना सबको मिलेगा, ठीक है ना, और इसीलिए सबको काम भी करना पड़ेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लास्ट वर्ड, फॉर्म यूएसएसआर इन दिसंबर 1922। तो लेनिन ने यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसएसआर 1990 में जाकर खत्म हुआ था, ठीक है भाई। उसके बाद है बोल्शेविक और मेंशेविक, दीज वर द टू मेन पार्टीज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। Bolsheviks were in majority and they were believe in revolutionary method, and Mensheviks they believed in parliamentary method। जो मेंशेविक थे इनका जो मेन लीडर था प्लेखानोव, और बोल्शेविक्स के जो मेन लीडर थे उनका नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानोव। ये जो लीडर थे इनका नाम, व्लादिमीर की डेथ हो गई लेनिन की डेथ हो गई 1924 में। उसके बाद स्टालिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहा है स्टालिन, वो सोवियत कम्युनिस्ट का जो पार्टी का लीडर बन गया, और उसने, आप ये कह सकते हैं कि वो एक लगभग एक इक्वल, आप मान सकते हैं कि वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, ठीक है। और उसने अपने टाइम में एक चीज अप्लाई करी, दैट वाज कम्युनल कलेक्टिव फार्मिंग। तो स्टालिन ये मानता था कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने जो क्रॉप को वो सीज करके रखा हुआ, अपने स्टॉक करके रखा हुआ है, ताकि जब फसल रेट बढ़ जाए तो उसके बाद बेचें। इसलिए उसने इंट्रोड्यूस किया कलेक्टिव फार्मिंग, जिसको कुलक्स बोलते थे। फार्मर्स को फोर्सफुली अप्लाई किया गया कि आप सब मिलकर फार्मिंग करें। हालांकि कई जगह इनका विरोध भी होता है, लेकिन स्टालिन ने उन सभी विरोध को सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये वो व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। Who was Hitler? सबसे पहले देखिए नाजिज्म है क्या। नाजिज्म एक आइडिया, स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया है। हिटलर वांटेड टू फिल द पीपल्स माइंड विद दीज आइडियाज। इन्हीं के आइडियाज के वो दुनिया के और उसकी पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहता था, ठीक है। अब देखिए हिटलर के साथ क्या हुआ, नाजिज्म को कैसे डेवलप किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर काफी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पहले वाइमर गवर्नमेंट थी, वो जर्मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से नाजिज्म डेवलप हुआ। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, पूरे देश में आर्थिक मंदी छा गई। उसके बाद है बोल्शेविक्स, यानी ये भी जर्मनी के नाजिज्म के अगेंस्ट था, सोशलिज्म फैल गया। उसके बाद है हिटलर का जो डायनेमिज्म है, यानी हिटलर के जो चमत्कारिक जो पर्सनालिटी है, उसकी वजह से भी नाजिज्म डेवलप हुआ। ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की ह्यूमिलेटिंग जो ट्रीटी थी, ये भी आप सब जानते हैं, बहुत ही घटिया जो ये जो ट्रीटी की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ। और एक व्यक्ति ने कहा भी था कि ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसको सिर्फ 20 इयर्स के लिए पोस्टपोन किया गया, और हुआ भी ऐसा ही। आप जस्ट आफ्टर 20 इयर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया। तो देखिए
जो वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उसमें जर्मनी को कितना लॉस हुआ था। पहले तो जर्मनी को कंप्लीटली उसको कहा गया कि ये जो लड़ाई हुई है ये आपकी वजह से हुई है, तो जर्मनी को उस पूरा ब्लेम किया गया उस पर। उसकी जितनी ओवरसीज कॉलोनीज थी उससे ले ली गई, 10% उसकी पॉपुलेशन चली गई, 13% उसका एरिया उससे ले लिया गया, 70% आयरन माइंस उससे ले ली गई, 26% कोल माइन उससे ले ली गई और कंपेंसेशन अमाउंट उससे लिया गया। यानी जर्मनी का जो रूलर था, वाइमर एम्पायर का जो रूलर था, उससे एक ब्लैंक चेक पर साइन कराए गए थे। तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। ये वर्साई के एक पैलेस में हुआ था और जर्मनी ने इसका बदला भी लिया था, आगे बताएंगे आपको। तो सेकंड है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है। जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है यूएसए का, ठीक है, वो क्रैश कर गया था। एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर बेच दिए गए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, बैंक बंद हो गए, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इवन लोगों ने अपने गले में वो डाल दिया, राइटिंग में वहां लिखा हुआ था, पोस्टर लगा लिए अपने गले में कि वी आर रेडी टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार है। इतना बड़ा था। इवन अकेले अमेरिका में 1 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड और जर्मनी अमेरिका की हेल्प से ही चल रहा था। तो अमेरिका डाउन हो गया तो उन्होंने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, तो जर्मनी भी डाउन हो गया। तो जर्मनी में जो डिप्रेशन की हालत और खराब हो गई। इन इन हालात में जो जर्मनी की जो पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया, जिसे कहते हैं नाजी पार्टी, वो काफी पॉपुलर हो गई, ठीक है ना। इस एक क्राइसिस के टाइम पर हिटलर ने कुछ प्रॉमिस किए थे लोगों को। क्या प्रॉमिस किए थे? कि जो वर्साई की ट्रीटी में हमारी इंसल्ट हुई है, क्योंकि हम कमजोर थे, तो मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड उसने कहा था जो वर्साई की ट्रीटी की जो शर्तें हमारे पर थोप दी गई हैं, लाद दी गई हैं, मैं इन शर्तों को हटा दूंगा। ओके, मैं जर्मन्स के जो डिग्निटी है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, वो वापस लेके आऊंगा। और उसने अनएम्प्लॉयड लोगों से वादा किया, एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको काम दिलाऊंगा। तो इन्हीं प्रॉमिस की वजह से हिटलर जो काफी पॉपुलर हो गया और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर हो गया। चांसलर जर्मनी में प्रेसिडेंट को चांसलर बोलते हैं। तो एक एक्ट पास किया गया, एनेबलिंग एक्ट, दैट वाज पास्ड इन 3 मार्च 1933। इस एक्ट में जस्ट जितनी भी पावर थी वो हिटलर को दे दी गई, यानी हिटलर डिक्टेटरशिप बन गया, पूरे जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब पर हिटलर का फुल्ली कंट्रोल था। अब हिटलर ने कुछ चीजें करनी शुरू कर दी। रेशियल प्योरिटी। रेशियल प्योरिटी क्या होता है? रेसिस मान जानते हो आप में से कोई? रेस क्या होता है? रेस, आप में से कोई रेस जानता है? रेस नहीं जानते आप? देखिए रेस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नस्ल। आपने कुत्तों को तो, कुत्ते तो जानते होंगे, आपने बहुत सारे नस्ल के कुत्ते देखे होंगे। कुछ कुत्ते छोटे होते हैं, yes. कुछ कुत्ते बड़े होते हैं, है ना बेटा। जैसे एलिस्टेशन होता है, व्हाइट कलर का छोटा सा कुत्ता होता है, एक लैब्राडोर होता है, एक जर्मन शेफर्ड होता है। दीज आर द रेसेस ऑफ डॉग्स। इसी तरीके से आदमियों की भी, ह्यूमन बींग्स की भी नस्ल होती है। अब जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे फीचर्स अलग हैं। आप जो हिली एरियाज में हैं, जैसे चाइनीज पीपल को देखेंगे आप, वो अलग रेस के हैं। आप यूरोपियन पीपल को देखेंगे, वो अलग रेस के हैं। आप अफ्रीकन पीपल वो अलग रेस के। दीज आर कॉल्ड रेसेस। हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन हमारे फीचर्स हैं वो अलग हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको रेस बोलते हैं। तो हिटलर ने कहा बेस्ट रेस, और उसको कहा वो खत्म कर दो, इनकी जरूरत नहीं है। और आपने पढ़ा भी था कि उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। कितने लोगों को मारा गया हिटलर ने। और रोल ऑफ यूथ, अब देखिए बच्चों को क्या सिखाया गया।
चिल्ड्रन एंड टीचर्स, स्कूल में जो बच्चे थे डिजायरेबल दैट इज आर्यन रेस के जो थे उनको रखा गया, बाकी को निकाल दिया गया। जो टीचर्स थे जो आर्यन थे उनको रखा गया, बाकी जो जिप्सीज या दूसरी कम्युनिटी के जो टीचर्स थे उनको हटा दिया गया। टेक्स्ट बुक को दोबारा से लिखा गया और उसमें रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चे शुरू से ही दूसरी रेस के लोगों से नफरत करने लग जाएं। देखिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी आपको चीज बताई जाएगी आप टेक्स्ट बुक्स में जो सीखेंगे वही आगे अपने फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे, इसलिए इसने भी बुक को चेंज कर दिया। चिल्ड्रन क्वालिटी, बच्चों को कुछ चीजें सिखाएगी, क्या चीजें? लॉयल, यानी आप वफादार रहें अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने देश के प्रति। हेट जूस, जो जूस कम्युनिटी लोग थे उनसे नफरत करो। एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करो। बच्चों को शुरू से ये सिखाया गया। और स्पोर्ट्स भी ऐसे सिलेक्ट किए गए जिनसे बच्चे में एग्रेसिवनेस आए, वायलेंस आए, शांति नहीं, बच्चा लड़ना सीखे, उसके अंदर एग्रेशन आए। इस तरह के स्पोर्ट जैसे बॉक्सिंग वगैरह उसको किया गया। तो देखिए बच्चों के लिए कुछ चीजें कंपल्सरी कर दी गई। जो बच्चे 10 साल के हो जाते थे उनको जिंग वॉक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको अटेंड करना पड़ता था। 14 ईयर के हो जाते थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी। 18 ईयर्स के होते थे उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी और आर्मी में भी सर्विस देनी पड़ती थी। किसी भी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था उनको। एंड जो यूथ लीग था उसको चेंज कर दिया गया, हिटलर यूथ बोला गया उसको। अब रोल ऑफ वुमेन है, वुमेन को एक बोला गया कि आपको एक अच्छी माँ बनना है, आपको अपने रेस की प्योरिटी को बनाए रखना है। रेस की प्योरिटी मीन्स आप आर्यन हैं तो आपको आर्यन के साथ ही शादी करनी है, उन्हीं के बच्चे पैदा करने हैं, आपको किसी भी दूसरे रेस के आदमी से शादी नहीं करनी है। अगर कोई लेडी ऐसा करती थी तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। और उसको ये भी कहा जाता कि आप अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाएंगे। और जो लेडीज ऐसा करती थी उनको ऑनर दिया जाता था, उनको सम्मान दिया, उनको अवार्ड दिए जाते थे, उनको फैसिलिटीज दी जाती थी, कंट्रोल रेट पर उनको सामान दिया जाता था, उनको ट्रैवल में रिलैक्सेशन दिया जाता था। और औरतों को कहा जाता कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, अगर आप 4 बच्चे पैदा करेंगे तो आप पैदा करोगे तो गोल्ड मेडल दिया जाएगा, इस तरह से ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों। ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। वह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि जनरली यहाँ पर आपकी नॉलेज वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को आपने कभी पढ़ा नहीं है इंडो चाइना। 9th या 10th से पहले कभी नहीं पढ़ा, 10th के बाद भी कभी नहीं पढ़ा, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हिटलर को तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान है। अब इंडो चाइना है क्या? वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, इनको मिलाकर इंडो चाइना बनता है। तो फ्रांस ने 1860 में इन पर कंट्रोल किया था और फिर उसने बनाया था यूनियन ऑफ चाइना। इन तीनों कॉलोनीज को मिलाकर क्या बनाया था? यूनियन ऑफ चाइना। इन सब में वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि वियतनाम में जो राइस कल्टीवेशन था वो बहुत ज्यादा था। आपका इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो 2/3 जो ये अपने 2/3 पार्ट एक्सपोर्ट करता था और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था राइस का, वियतनाम, ठीक है। तो जैसे दूसरे जो कंट्रीज होते हैं, फ्रांस ने भी वियतनाम में एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, एक सीन क्रिएट हो गया। और क्या सीन था वो बच्चों? द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। जैसे फ्रांस ने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया तो जो फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम वगैरह में रह रहे थे उन्होंने कहा कि अगर ये फ्रांसीसी लोग पढ़ लिख गए तो फिर हमारी जॉब खा जाएंगे, हमारी हम क्या करेंगे, हमारी जगह ये वियतनाम के लोग ही जॉब करने लग जाएंगे। तो फ्रांस के लोगों ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया एंड दैट पॉलिसी वाज कॉल्ड फेलिंग पॉलिसी, यानी बच्चों को फेल करना शुरू कर दो भाई। इसमें एक एग्जांपल देखा, 1925 में जो एग्जाम लिया गया तो उसमें 17 मिलियन बच्चे थे, उन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया एंड ओनली 400 स्टूडेंट गॉट पास। 17 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 400 बच्चे पास हुए, तो आप सोच लीजिए क्या हिसाब किताब था।
उसके बाद है द इंसिडेंट ऑफ सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल। आप ये इसके बारे में देखिए, सैगोन एक गर्ल्स स्कूल था। उसके टीचर ने कहा कि सुमन, विक्रम सर के पास फोन करना। तो सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में लड़की आगे बैठी थी, तो वो एक नेटिव गर्ल थी, यानी वहीं की लड़की थी, वियतनामी। तो उसके टीचर ने कहा कि आप पीछे बैठिए। बच्ची ने मना कर दिया, बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया। दूसरे स्टूडेंट्स ने भी उसका सपोर्ट किया। एट लास्ट बच्ची को रीएडमिट किया गया, लेकिन जो प्रिंसिपल था उसने बच्ची को फिर कहा कि बच के रहना मेरे से, है ना। तो देखिए ये छोटे छोटे इंसिडेंट है। एक टोंकिन फ्री स्कूल था, उसका भी एक एग्जांपल है। इसमें बच्चों को साइंस, हाइजीन और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी, जो कि बिल्कुल नए थे वियतनामीज लोगों के लिए। एक और इंसिडेंट है, इसमें प्लेग फैल गया था, क्योंकि जो अच्छी कॉलोनीज थी वहां पर तो सीवरेज सही था, लेकिन जो वियतनामीज लोगों के लिए जो कॉलोनी बनाई गई थी वहां पर सीवरेज सिस्टम सही नहीं था, जिसकी वजह से गंदगी हो गई, वहां पर चूहे पलने लग गए और उनसे प्लेग फैल गया। प्लेग से फिर वो दूसरे शहर में भी फैल गया, हैनोई में भी। ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की कि आप जितने चूहे पकड़ के लेके आएंगे, जितने चूहे पकड़ेंगे, आपको पर रैट आपको पेमेंट मिलेगी। तो लोग क्या करते थे, चूहे पकड़ते थे और उसके बाद चूहे छोड़ देते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप, मुझे लगता है कि ऐसा करते हो, आप ऐसा करो, चूहों की पूंछ लेके आओगे एज अ, क्या क्या कहते हैं उसे, एज अ प्रूफ। तो लोग क्या करते थे, चूहों की पूंछ काट के चूहों को छोड़ देते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्कीम थी 1902 में स्टार्ट की गई थी हैनोई में, फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट है हाउ हाउ मूवमेंट। ये हुन पू ने स्टार्ट किया था, हुन पू ने 1939 में। इसके 2 मिलियन फॉलोवर थे। देखिए हाउ हाउ मूवमेंट था क्या। जनरली जो इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे उन्होंने कहा कि लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं अननेसेसरी शो में, है ना। मतलब आपको शादी करनी है, दो लोगों की शादी है, ठीक है, एक साइन कीजिए, लेकिन आपने देखा होगा अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं शादी में, है ना। लोग अननेसेसरी ऐसे रिचुअल्स वगैरह में पैसा खर्च करते हैं। तो हाउ हाउ मूवमेंट में ये कहा गया कि जो सेरेमनीज हैं वो सिंपल रखी जाए, पैसे की वेस्टेज को रोका जाए, और जो नीड, जिनको नीड है हेल्प की, उनकी हेल्प की जाए। तो ये था हाउ हाउ मूवमेंट। तो वहां की गवर्नमेंट ने जो ये ह्यून फ्यू थे उनको अरेस्ट कर लिया, और जो ऑफिसर थे जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था वो भी बाद में इनके फॉलोअर बन गए थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद दो लीडर हैं, फान बॉय चाउ, ठीक है, और एक फान चाउ ट्रिन। ये दोनों नेशनलिस्ट लीडर थे। बस इनके रेवोल्यूशनरी मेथड में, सॉरी, इनके जो फाइटिंग मेथड में डिफरेंस था। एक जो फान बॉय चाउ थे ये रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को फॉलो करते थे, जबकि जो फान ट्रिन थे ये डेमोक्रेटिक मेथड को फॉलो करते थे। बहुत नेशनलिस्ट लीडर थे दोनों। एक और मूवमेंट स्टार्ट होता है गो ईस्ट मूवमेंट। जो जापान के, सॉरी, जो वियतनाम के जो स्टूडेंट थे उनको कहा गया कि आप जापान जाइए, आप चीन जाइए और वियतनाम के लिए हेल्प कलेक्ट कीजिए, हेल्प लेके आइए। तो यहाँ के स्टूडेंट जापान गए ताकि जापान उनके वियतनाम की हेल्प कर सके टू रिस्टोर वियतनाम गवर्नमेंट। ओके, वो चाइना से भी इंस्पायर्ड थे कि चाइना ने अपने आप को कैसे स्टैंड किया था। हो ची मिन, हो ची मिन क्या था, ये एक नेशनलिस्ट लीडर थे। इनको भी काफी समय बाहर रहना पड़ा। ठीक है ना। 1930 में इन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप किया, और ये वियतनाम में 1941 में आए। ठीक है। और जब जापान ने 1941 में वियतनाम पर कंट्रोल कर लिया तो इन्होंने विथ मिन एक मूवमेंट चलाया जापान के अगेंस्ट। इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम 1945 में उसको फाउंड किया, और ये उसके प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन वो फ्रांस ने उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, और फ्रांस और वियतनाम में एक लड़ाई छिड़ गई। उसके बाद बैटल ऑफ डेन बीन फू में 1954 में फ्रांस की आर्मी को हरा दिया गया, और जो हो ची मिन थे
3 सितंबर 1969 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद द एंट्री ऑफ द यूएस इनटू वियतनाम वॉर। अब देखिए यहाँ पर एक यूएस का देखिएगा, यूएस का मैं एक एग्जांपल लूंगा और आपको देखेंगे कि आज भी यूएस बदला नहीं है। कि यूनाइटेड स्टेट्स है वो पहले भी नहीं बदला था, आज भी नहीं बदला। जब वियतनाम ने अपनी फ्रीडम ले ली तो वियतनाम के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हो गई। यूएस अमेरिका इस बात को सहन नहीं कर पाया, उसने क्या किया, साउथ वियतनाम में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनवा के और वियतनाम में सिविल वॉर करा दी। ठीक है भाई, जैसे अभी अफगानिस्तान में आया था और दूसरे देशों में गया था यूएस, हर जगह से पीट पीट के भागता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो वार हुआ था नॉर्थ वियतनाम यानी कम्युनिस्टलाइज और साउथ वियतनाम यूएस के अंडर में ये लड़ाइयां हुई थी। तो यूएस में इस लड़ाई में बहुत ही घाटा हुआ उसको, 47,244 इसकी कैजुअलिटीज हुई और मोर देन 3 लाख पीपल वर वाउंडेड, सीरियसली वाउंडेड। ओके, और यूएस ने केमिकल वेपन्स भी यूज किए इस लड़ाई में, लेकिन वो वियतनामीज को झुका नहीं पाए। एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस बॉम्ब, नापाम बॉम्ब, ये कुछ ऐसे थे। और एट लास्ट बहुत ज्यादा कैजुअलिटी के बाद यूएस में एक गवर्नमेंट चेंज हुई और केस चर्च अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके अंडर में यूएस को वहां से हटा लिया गया। और एक रूलर थे, लोकल रूलर थे सैगोन, उनको अरेस्ट कर लिया गया और वियतनाम में जो वॉर था 1975 में खत्म हो गया। ठीक है, और वियतनाम जो 2 पार्ट से बटा था, नॉर्थ और साउथ में, उसको रीयूनिफाइड किया गया इन 1976। अब है हो ची मिन ट्रायल। क्या था हो ची मिन ट्रायल? एक पाथ था जो कि वियतनाम के बाहर था। ठीक है, और जब वियतनाम लड़ाई चल रही थी अमेरिका के और वियतनाम के बीच में, तो इस ट्रायल का यूज किया गया। और इस ट्रायल में जो वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो अपनी पीठ पर 25 केजी वेट और साइकिल पर 70 केजी वेट लेकर वो मूवमेंट करती थी। और जो वियतनामी आर्मी थी उनके लिए वो हथियार भी और खाना पीना सब पहुंचाते थे। ठीक है, और जो यूएस जो आर्मी थी, नेवी थी और एयरफोर्स थी, उन्होंने इस रास्ते को खत्म करने की बहुत कोशिश की। इनमें खूब हैवी बम्बार्डमेंट करते थे, लेकिन इस बात को तुरंत रिपेयर कर लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ विमेन। वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे अभी हमने बात करी, तो काफी हीरोइज्म, पेट्रोटिज्म, ओके, उन्होंने एज ए पोर्टर काम किया, एज ए नर्स काम किया, और उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बनाए, अंडरग्राउंड रूम बनाए जहाँ पर हॉस्पिटल्स चलते थे, जैसे जो वाउंडेड सोल्जर्स थे वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। और 70 to 80% वुमेन थी। 17,000 टोटल वॉलंटियर्स थे वियतनाम में जो हो ची मिन ट्रायल पर काम कर रहे थे, उनमें से 70 to 80% वुमेन थी। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है विमेन। तो बच्चों आज के लिए जो लेसन था, आज का जो टॉपिक खत्म हो गया। इस पूरे टॉपिक में से किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना, तो प्लीज पूछ सकते हैं। सब बिस्मार्क ऑफ इटली किसे कहते थे? इसको सब बिस्मार्क ऑफ इटली। आपकी आवाज रुक रही है बच्चे, सब मैं समझ नहीं पा बिस्मार्क रहा। ऑफ इटली किसे कहते थे? बिस्मार्क ऑफ इटली किसे कहते थे? सही कह रहे हैं आप। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, फिजिकल फोर्स, स्वॉर्ड ऑफ इटली, या है ना, तो गैरीबाल्डी को बोलते थे। और वो ये, और कोई भी टॉपिक आप कोई भी बच्चे पूछना चाहते हो? चलिए, ओके बच्चों, गुड नाइट। प्लीज मीटिंग छोड़ दीजिए। गुड नाइट सर। अभी आप मीटिंग छोड़। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर।
Hi, sir. Thank you, sir. Good night. Yes, sir.